हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और अलग अलग एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 9 कवर करेंगे चक्षु पब्लिकेशन से यूपी ट्रिपल एस जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला सेक्शन है हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। मैंने आपको सारे रसों के स्थायी भाव पूरी डिटेल में पहले ही कवर किए हैं। श्रृंगार रस आखिर होता क्या है? तो नायक नायिका के बीच में प्रेम संबंधी और या सौंदर्य संबंधी जो विवरण होता है उसकी परिपक्व अवस्था को श्रृंगार रस कहा जाता है। होनहार बिरवान के होत चीकने पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसमें कि जो होनहार बालक होता है उसके गुण जो है बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। ऑप्शन सी। अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बहुत आनंदित होना। ऑप्शन सी। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन बी अल्प विराम है। ये जो है ये अर्ध विराम है। ठीक है, ये अर्ध विराम का चिन्ह है। ये क्या है आपका? इधर पूर्ण विराम है, सबको पता ही होगा। और ये आपका विस्मयादि बोधक। मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? तो मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो मैंने आपका यहाँ पर गलत है। निम्न में से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? तो सरल वाक्य जिसमें एक ही प्रधान वाक्य आपका होता है, इसमें कौन सा नहीं है? साफ आपको दिख रहा होगा, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। वाक्य की रचना के आधार पर अगर बात करें तो तीन प्रकार के वाक्य होते हैं। एक होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य, तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? उसने पढ़ा था नहीं, वह पुस्तक पढ़ेगा भविष्य काल है, वह जाता है, तो यही आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है? तो कर्ता कारक का परसर्ग क्या है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने। ऑप्शन बी। अगला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तो जो अध्ययन है ये आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अधिकार में आपका छोटी ई की मात्रा आती है। अनुसरण होता है सपेरे वाला, और आगामी नहीं होता, आगामी होता है, बड़ा आ आता है। आगामी परीक्षाएं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? तो आपका अर्थ जो शब्द है ये अनेकार्थक है। अर्थ के कई सारे शब्द होते हैं, जैसे आपका धन भी इसका अर्थ होता है, अर्थ का मतलब भी होता है, अभिप्राय होता है, कई सारे आपके अर्थ के मीनिंग होते हैं। अगला, भविष्य में होने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए है भावी। विगत क्या होता है? विगत मतलब जो पहले हो चुका हो, जैसे हम कहते हैं विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। आंख का पर्यायवाची क्या है? तो आंख का पर्यायवाची है आपका इसमें से लोचन। इसके अलावा आंख के और कौन से पर्यायवाची हैं? चक्षु है, दृग है, नयन है। ठीक है, ये सब आपके आंख के पर्यायवाची हैं। पावक किसका है? ये आंख का पर्यायवाची है। वसन किसका है? इसके भी हमने पूरे कवर किए हैं। वस्त्र के। बात करें प्रभा की, प्रभा आपका वैसे तो चमक, सामान्य भाषा में चमक, रोशनी, इसके लिए यूज किया जाता है। प्रभा के कुछ अन्य मैं अगर आपको बताऊं तो ज्योति है, दीप्ति, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है आभा और एक कांति। ये आपके प्रभा के कुछ अन्य पर्यायवाची शब्द है। निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो कौन सी आपकी प्रेरणार्थक क्रिया है? अगर हम देखेंगे सिंपल, जगाना। जगाना जो शब्द है ये आपकी प्रेरणार्थक क्रिया का एग्जाम्पल है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो आपका कुछ जो शब्द है, कुछ, कोई, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। टोटल 6 तरीके के सर्वनाम है, मैंने कल आपको बताए थे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये सारे 6 टाइप के सर्वनाम है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, यानी हिंदी के जैसा है? चूर्ण आपका तत्सम शब्द है, इसका चूरन होता है। छिद्र आपका ये भी तत्सम है, ये इसका तद्भव छेद होता है। ज्ञान और छत, ज्ञान भी आपका तत्सम शब्द है। बात है अगर छत की, तो छत का तत्सम इंपॉर्टेंट है, इसका तत्सम है शत। ठीक है, क्षत्रिय वाला छ इसमें आता है। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो साफ आपको दिख रहा होगा, आलस है जो शब्द है ये आलस का तत्सम शब्द है। बाकी अगर बात करें आम का क्या होता है? आम्र। आग का अग्नि,
आगे चलते हैं। भलाई में प्रत्यय है, तो भलाई में कौन सा प्रत्यय लगा है? प्रत्यय आपको पता होगा, वो होते हैं जो उपसर्ग और प्रत्यय जो शब्दों के बाद में लगकर उसका अर्थ बताते हैं। तो इसमें क्या है आपका आई प्रत्यय है, आई। ठीक है, इसके कुछ और शब्द लड़ाई, बढ़ाई, बुनाई, इस सभी में आई प्रत्यय लगा है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो सिंपल है, परिक्रमा में परि उपसर्ग आपका लगा हुआ है, ऑप्शन डी। उपसर्ग वह है जो शब्दों से पहले लगते हैं। प्रतिमान में समास है, तो जिसका पूर्व पद अव्यय होता है वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है, तो यहां पर अव्ययी भाव समास है। आगे चलते हैं। रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा रत्न प्लस आकर, रत्न प्लस आकर। और किसका उदाहरण है ये? दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि। देखिए इसके मैंने कई सारे एग्जाम्पल कल आपको बताए थे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं, तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, तो इसमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? जो नाक शब्द है ये रूढ़ शब्द है। देखिए रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। एक होते हैं रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द वही होते हैं जो स्वतंत्र शब्द होते हैं। इसके बाद आते हैं यौगिक शब्द, यौगिक शब्द वही होते हैं जो शब्दों के योग से बनते हैं, जैसे विद्यालय, विद्यार्थी, फल वाला, गाड़ीवान, ये सभी आपके यौगिक शब्दों के उदाहरण हैं। इसके बाद आते हैं योग रूढ़ शब्द, तीसरी जो कैटेगरी होती है वो जो दो से या वह शब्द जो दो या दो से अधिक खंडों के मेल से बनते हैं और अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई नया या विशेष अर्थ देते हैं, वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दिगंबर, त्रिभुज, नीरज, ये सभी आपके योगरूढ़ शब्दों के एग्जाम्पल हैं। तो अगर रचना के आधार पर देखें तो शब्दों के तीन भेद होते हैं। यहाँ पर नाक आपका स्वतंत्र शब्द है, यानी ये रूढ़ शब्द है। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन चार होते हैं, या, रा, ला, व। तो इसमें कौन सा है आपका या जो है ये अंतस्थ व्यंजन। अगर बात करें ऊष्म व्यंजन भी पूछता रहता है, तो श, स, सॉरी माफ कीजिए, षटकोण वाला आएगा, पहले पहले षटकोण वाला, फिर आपका स और हा। तो ये आपके ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं, ये भी पूछता रहता है। निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए काल के आधार पर तीन तरीके के स्वर आपके होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, और उसके बाद आता है प्लुत स्वर। तो इस वाली कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो जो बड़ा आ है ये आपके दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आता है। अगर बात करें और कौन से आते हैं, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये आपके तीन दीर्घ स्वर की कैटेगरी में आते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संधि में दो वर्गों के मेल से एक शब्द का नया रूप बनता है और समास में दो पदों का योग होता है। संधि में दो वर्णों के मेल से विकार भी उत्पन्न हो सकता है, जबकि समास में केवल दो पदों के बीच का संयोजक पद ही लुप्त होता है। समास को तोड़ने से उसका विग्रह होता है, जबकि संधि को तोड़ने से उसका विच्छेद होता है। संधि में दो पद यथावत रहते हैं, जबकि समास में वह यथावत नहीं रहते। तो देखिए यही उल्टा है, ये गलत है आपका। ठीक है, संधि में आपने देखा होगा जब बनता है तो दोनों पद यथावत नहीं रहते, जैसे रीति प्लस अनुसार, रीति अनुसार वो बन जाता है, तो दोनों पद इसमें सेम नहीं है। ये आपका ऑप्शन गलत है, बाकी सब इसमें ठीक है। निम्नलिखित में से अयादी स्वर संधि के उदाहरण को चिन्हित कीजिए। मैंने बताया था अयादी में अय, आ, आय, अव, आ, इस तरीके की साउंड आपको बीच में सुनाई देगी। तो इसमें अगर आप देखेंगे कौन सा आपको दिख रहा है, अव, तो पवन, पो प्लस अन, पवन, ये आपका अयादी संधि का उदाहरण है। जैसे न प्लस अन, नयन, नयन में आपको बीच में क्या दिखेगा, अय दिखेगा, तो नयन में भी आपकी यही संधि होती है। तो ये आप याद रखिएगा, अयादी संधि इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता रहता है। अगला अब देखते हैं हम पैसेज जो दिया हुआ है। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक
विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है, इसीलिए पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उसमें कूट कूट तक यह भरा जाता है कि छात्रों में से एक पेशेवर दूरी रखें, यानी हमेशा एक प्रोफेशनल डिस्टेंस आप बना के रखें और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। अब हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इसके प्रश्न हैं। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। यहाँ पर खुले का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर है कि बिना दुराव छिपाव के बात करने वाले हैं, ऑप्शन सी। 27वां, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है कि वह बच्चों के साथ सभी तरह की बातें नहीं करते। इसमें पैसेज में यही कहा गया है कि वो ऐसी बातों जो विवादास्पद बातें हैं उसको क्लास में नहीं करना चाहते। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि, तो शिक्षकों को प्रशिक्षण में कि वह यह स्वीकार ना करें कि वह शिक्षक हैं, कि वह यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, तो इन्हें यह नहीं सिखाया जाता, सॉरी माफ कीजिए, कि वह यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, यही वाला ठीक है आपका। बच्चों की सबसे ज्यादा जिज्ञासा किस बात में रहती है, तो अगर बात करें बच्चों की सबसे ज्यादा जो जिज्ञासा है वो शिक्षकों के निजी जीवन के बारे में जानने में रहती है, कि वो जो आपके रियल लाइफ की बातें हैं क्या उनको आपसे कर सकते हैं, मतलब आप दोनों के बीच में दूरी नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से शिक्षकों के निजी जीवन में वो ज्यादा जिज्ञासा रखते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। आगे अगला, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज्यादा बात कर सकते हैं, देखिए यही गलत है, यही इसका पूरा उद्देश्य है कि जो पारंपरिक स्कूल होते हैं उसमें खुलकर बात करने का मौका नहीं दिया जाता। अब देखते हैं रीजनिंग के प्रश्न, आपको आंसर बता देता हूं। 30वें की बात करें अगर, 31वां माफ कीजिए, 31वें का आंसर है डी। 32 32वें की बात करें, 32 32वें का आंसर है, प्रश्न देख लीजिए, मैं ऊपर कर लेता हूं फिर। बी, ओ एम एम। 33 की बात करें, 33 का आंसर है सी। अगला देखते हैं 34वां, 34 का आंसर है सी, 308। 35 की बात करें, इसका आंसर है सी। 37, 36 की बात करें, माफ कीजिए पहले 36 है आपका कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न। 36 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आगे चलते हैं। 37 आंसर है बी। एक निश्चित कोड भाषा में 7 को TFWFO लिखा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। 38 इसका आंसर है ए। 39 देखते हैं, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 आपके सिमिलर हैं, एक अलग है, कौन सा अलग है। 39 का आंसर है बी। 40वें का आंसर है बी। 41 देखते हैं, वही कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, सभी चाबी ताले हैं। 41 में जो आंसर है वो है ए, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। 42वां देखते हैं, पोखर झील आपसे पूछा गया है आगे का, तो 42वें की बात करें तो डी, चोटी पर्वत। आगे चलते हैं, सीरीज आपको पूरी करनी है 43वें की, ऑप्शन सी 607।
44वां KLMNOP आपका सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। 44वें का आंसर है ए, बाएं से दूसरा। 45वें का जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, 49। आगे चलते हैं, अब देखते हैं जीएस का सेक्शन। पहला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहां पर दिया था? तो इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बिहार में। उसके बाद पहला धर्मोपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था अपने 5 शिष्यों को, जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बोला जाता है, या धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र बोला जाता है पाली भाषा में। कहां पर स्थित है? वाराणसी के पास स्थित है। यहाँ पर सारनाथ स्तूप भी है। इसके अलावा धर्म राज्य का स्तूप भी बनारस में ही स्थित है। एक और है चौखंडी स्तूप, वो भी आपको बनारस में ही देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ये दिया था। बात करें कौन से महाजनपद का हिस्सा था ये, तो काशी महाजनपद का ये हिस्सा था। ये भी प्रश्न पूछ चुका है। इसके साथ जैसा ही एक और प्रश्न क्या पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अब सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे वो कहां पर दिए थे? तो सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। तो ये कुछ प्रश्न आपसे पूछता रहता है। उस मुगल शासक का नाम बताइए जो मुखर गायक हुआ करता था। तो जहांगीर के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक मुखर गायक हुआ करता था। आगे चलते हैं। इसके अलावा जहांगीर एक वजह से देखिए और फेमस है, जैसे 9th मैंने आपको बताया था, 9वें जो सिख गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, उनका जो डेथ हुई थी वो किसने कराई थी? मृत्यु उनकी, हत्या करा दी थी औरंगजेब ने। इसी तरह 5वें जो सिख गुरु थे, ठीक है, गुरु अर्जुन देव को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने उन्हें फांसी की सजा दी थी। तो गुरु अर्जुन देव 5वें सिख गुरु थे, इनको इनके द्वारा फांसी दी गई थी। यहीं से कहा जाता है कि सिखों और मुगलों के बीच में जो संबंध थे वो काफी खराब हो गए थे। तो जहांगीर इनके लिए सही आंसर है। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1605 से लेकर 1627 तक। इनकी वाइफ के बारे में एक प्रश्न पूछ लिया था एक बार। इनकी वाइफ का नाम सबको पता है, इनकी वाइफ का नाम था नूरजहां, लेकिन नूरजहां का असली नाम एक बार पूछ लिया था, तो मेहर उन निशा। ठीक है, मेहर उन निशा। तो मेहर उन निशा इनकी वाइफ का असली नाम था। और किनकी बेटी थी? एतमाउद्दौला की बेटी थी। एक प्रश्न ये आ चुका है, आई थिंक एसएससी का प्रश्न, जिसमें ये पूछा गया था कि इनमें से कौन से मुगल शासक ने रविवार को और गुरुवार को जानवरों की किलिंग या एनिमल सेक्रीफाइस या जानवरों को कटवाना बंद कर दिया था? तो जहांगीर ने ही किया था। इसके अलावा आपको पता होगा जंजीर अदल, जो जिसको चेन ऑफ जस्टिस बोला जाता है या न्याय की जंजीर बोला जाता है, वो किसने एस्टेब्लिश कराई थी? तो वो आगरा फोर्ट में जहांगीर ने ही एस्टेब्लिश कराई थी। और जहांगीर ने जो अपने संस्मरण लिखे हैं वो किस टाइटल से लिखे हैं? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी के नाम से इन्होंने अपने फारसी भाषा में संस्मरण लिखे हैं। कहां पर इनकी मृत्यु हुई थी? इनकी मृत्यु कश्मीर में हुई थी और इनको लाहौर में दफनाया गया है। इनके टाइम में देखिए जॉन हॉकिंस, इनके शासनकाल में ही इसने मुगल एम्पायर को विजिट किया था। इसके बाद थॉमस रो ने भी इनके कार्यकाल में ही इसको विजिट किया है। तो 2 जॉन हॉकिंस और थॉमस रो इनके कार्यकाल में आए थे। अगला, सम्राट अशोक किस राजकुल से थे? तो सिंपल है, सम्राट अशोक आपके मौर्य वंश के राजा थे। मौर्य वंश की अगर बात करें तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। इससे पहले मगध पर नंद वंश का राज था। नंद वंश के राजाओं को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य थोड़े से इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक जो सोर्सेज हैं, ग्रीक इतिहास के सोर्सेज हैं, उसमें क्या बोला जाता है? तो इनको उसमें सेंड्रोकोटस बोला जाता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को अगर बात करें, बिंदुसार को, जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे होते हैं, उनको क्या बोला जाता है ग्रीक सोर्सेज में? इनको बोला जाता है एमिट्रोकेट्स, यानी अमित्र घात। इंग्लिश में बता देता हूं, एमिट्रोकेट्स बोला जाता है, हिंदी में इन्हें अमित्र घात लिखा जाता है। तो ये तो आप याद रखिए, ये भी प्रश्न पूछता रहता है। जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन जो है, जूनागढ़ शिलालेख है, जो कि गुजरात के काठियावाड़ रीजन में स्थित है, वो भी चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के एक वहां पर गवर्नर हुआ करते थे, प्रोविंशियल गवर्नर, तो इन्हीं के आदेश पर उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया था, निर्माण कराया था, क्योंकि वो काफी सूखा एरिया था।
तो इसको आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी लेक थी वहां पर? सुदर्शन लेक थी। उसका निर्माण कहा जाता है इनके प्रोविंशियल गवर्नर ने इनके कहने पर कराया था। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई है? इनकी मृत्यु श्रावण बेलगोला कर्नाटक में हुई है, क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय में इन्होंने जैन आचार्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपना लिया था। और सल्लेखना एक प्रैक्टिस होती है जैन धर्म में, यानी स्टार्विंग अनटू डेथ, आमरण अनशन जिसे आप बोलते हैं कि मृत्यु तक व्रत रखना, उसके दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में। आगे चलते हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? तो कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया गया है। और ये एक ही स्टोन से काटकर, मोनोलिथिक टेम्पल इसको बोला जाता है, एक ही चट्टान को काटकर यह बनाया गया है। कृष्ण प्रथम कौन से वंश के राजा थे? तो ये राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। बात करें राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की है किसने की है? ये की है आपके दांती दुर्ग ने। राजधानी कहां पर थी इनकी? इनकी राजधानी थी मनकीर। आप बोल सकते हैं कुछ कुछ जगह आपको मलखेड़ मिलेगा, कुछ कुछ जगह आपको मान्य खेत मिलेगा। अगर मॉडर्न डे की बात करें तो कहां पर स्थित है? मॉडर्न डे जो आपका महाराष्ट्र में शोलापुर है, ठीक है, सोलापुर के आसपास इनकी कैपिटल स्थित थी, राजधानी स्थित थी। तो ये आप याद रखिएगा। लेक पैलेस किस नगर में स्थित है? तो आपको पता होगा, सबसे ज्यादा लेक सिटी के नाम से इंडिया में कौन फेमस है? उदयपुर फेमस है। तो लेक पैलेस आपका उदयपुर में ही स्थित है, राजस्थान में। वृहत्तम गोल गुंबज, जिसे गोल गुंबज, ये किस राज्य में अवस्थित है? तो गोल गुंबज कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था? मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, आपको पता होगा जो दक्कन था, पहले बहमानी किंगडम था। बहमानी जो साम्राज्य था वो अलग अलग रियासतों में बट गया था, जिसमें अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बिदार और बेरार, ये 5 दक्कन सल्तनत थी, उनमें बट गया था। तो उसमें जो गोलकोंडा थी, या जिसकी मेन सिटी थी बीजापुर, वहां पर यह निर्माण कराया था मोहम्मद आदिल शाह ने, जो आदिल शाही किंगडम के राजा हुआ करते थे। मध्य प्रदेश में भी अभी देखिए एक टेम्पल काफी चर्चा में है, भोज टेम्पल या भोजशाला टेम्पल। ये अभी चर्चा में बना हुआ है, मध्य प्रदेश के धार में ये स्थित है। यहाँ पर अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगातार स्टडीज कर रही है, तो ये भी याद रखिएगा, अभी करंट अफेयर से संबंधित। एक ये पूछ लेता है, महाराष्ट्र का भी बता देता हूं, मंदिर की ही बात चल रही है तो महाराष्ट्र में एक मंदिर है आपका मार्कंडेश्वर मंदिर। इसे विदर्भ का खजुराहो कहा जाता है। वैसे खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है, लेकिन महाराष्ट्र का खजुराहो किसको कहा जाता है? मार्कंडे टेम्पल। आगे देखते हैं। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई है? तो पंजाब केसरी की उपाधि आपको पता होगा लाला लाजपत राय जी को दी गई है, क्योंकि पंजाब से इनका संबंध था और एक बहुत फेमस स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनसे एक सबसे फेमस प्रश्न जो बनता है वो ये बनता है कि साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो साइमन कमीशन के विरोध में भारत में लगातार आंदोलन हो रहा था, साइमन गो बैक के नारे लग रहे थे। उसी आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने इन पर लाठियां बरसा दी थी और उस लाठी चार्ज में बहुत बुरी तरह ये घायल हो गए थे, बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। तब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे ऊपर किया गया एक एक वार अंग्रेजी शासन के भारत में जो उनका रूल है उसमें ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये इनका एक स्टेटमेंट था। बात करें 1920 का स्पेशल सेशन हुआ था कांग्रेस का, एकमात्र बार ये इसके अध्यक्ष बने हैं। 1920 का स्पेशल सेशन, मैंने आपको बताया था जो दिसंबर में सेशन होता था वो एनुअल सेशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था। इसके अलावा अगर किसी मंथ में कांग्रेस का सेशन होता था तो वो स्पेशल सेशन होता था। तो 1920 का जो स्पेशल सेशन था जो कि कैलकाटा में हुआ था, कलकत्ता उस समय कोलकाता बोला जाता था, सॉरी कैलकाटा वो कलकत्ता बोला जाता था, अब कोलकाता बोला जाता है, कैलकाटा में हुआ था। उसमें ये प्रेसिडेंट बने थे एकमात्र बार। तो ये हमें याद रखना है, क्यों इंपॉर्टेंट है? जो 1900 खिलाफत इश्यू उस समय चल रहा था, खिलाफत मूवमेंट, इसी सेशन में खिलाफत मूवमेंट को या खिलाफत एजेंडे को कांग्रेस के मुख्य एजेंडे में शामिल किया गया था। तो ये वाले हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। बात करें कुछ बुक्स इनके द्वारा एक लिखी गई है काफी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है अनहैप्पी इंडिया। ये भी आपकी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अनहैप्पी इंडिया। ये लाला लाजपत राय जी ने ही लिखी है। 2 प्रमुख न्यूज़पेपर इनके द्वारा निकाले जाते थे, एक था आपका वंदे मातरम, ये उर्दू भाषा में था, और दूसरा था आपका पीपल, और ये आपका इंग्लिश भाषा में था। तो ये 2 न्यूज़पेपर लाला लाजपत राय जी से संबंधित है। तो यही कुछ संबंधित फैक्ट्स इनसे हो गए। इसके अलावा एक और, बल्कि 2 नाम पूछता रहता है, एक तो सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसको बोला जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बोला जाता है।
दीन बंधु किसे बोला जाता है? सी एफ एंड्रयूज को बोला जाता है। देश बंधु किसे बोला जाता है? सी आर दास जी को बोला जाता है देश बंधु। तो ये कुछ आपके नाम है जो विभिन्न क्रांतिकारियों से या लोगों से संबंधित। भारत तथा पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में दो वॉर हुई है, एक 1965 की और एक 1971 की। तो 1971 की लड़ाई के बाद 1972 में शिमला समझौता साइन हुआ था इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, जिसमें करीब 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को छोड़ने की बात की गई थी और जो भारत ने टेरिटरी या जमीन हासिल की थी उसको भी वापस कर दिया गया था। लगभग 5600 स्क्वायर माइल्स की जमीन हमने हासिल की थी। बात करें 1965 के बाद 1966 में भी एक समझौता हुआ था जिसका नाम है ताशकंद समझौता। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में साइन हुआ था। तो ताशकंद एग्रीमेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। फलों, सब्जियों और फूलों की खेती बाड़ी की कला क्या कहलाती है? इसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर या बागवानी। आगे चलते हैं। पद्धतियों के उस क्रम का अभिनिर्धारण करने जो मशरूम की खेती बाड़ी में अपनाया जाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है आपका? सबसे पहले बुआई। इसमें देखिए थोड़ा प्रश्न ये अधूरा है, मैं इसको देखकर करा पाऊंगा क्योंकि इसमें फिफ्थ ऑप्शन इन्होंने नहीं दिया है, मैंने इसको चेक नहीं कर पाया, माफी चाहूंगा। इसको आप अभी छोड़ दीजिए, जब मुझे पता लगेगा मैं इसको करा दूंगा क्योंकि यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन भी है। 5 इसमें स्टेप है लेकिन 4 ही दिए, तो मैं आपको इसको देखकर करा दूंगा। हरित खाद के लिए उपयुक्त एक अफलीदार फसल कौन सी है? तो इसमें से कौन सी है? लोबिया। इसके अलावा कुछ और हैं जैसे सनई, ढेंचा, मूंग, उड़द। ये कुछ फसलें हैं जो इस तरीके की चीज हरित खाद के लिए, ग्रीन मैन्योर के लिए काम आती हैं। अपतरणों या खरपतवार को नियंत्रित करने की एक विधि क्या है? तो इसमें से एक विधि देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, घास और पात से ढक देना। ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ती मानी जाती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा मशीनों से भी खरपतवार निकाली जाती है या फिर खरपतवार नाशी भी आप डाल सकते हैं। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहां पर स्थित है? तो ये हरियाणा के करनाल में स्थित है। ये प्रश्न अच्छा है। आगे, पशु प्लेग या रिंडर पेस्ट का क्या कारण है? तो रिंडर पेस्ट का कारण है आपका वायरस। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो स्टेट का हेड कौन होता है? देखिए 2 हेड होते हैं, एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। तो हेड ऑफ द स्टेट केंद्र सरकार में होता है प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है प्राइम मिनिस्टर। स्टेट में होता है गवर्नर, हेड ऑफ द स्टेट, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। तो आपसे हेड ऑफ द स्टेट पूछ रहा है तो यहां पर होगा राज्यपाल। और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किया जाता है। गवर्नर की ऑर्डिनेंस या अध्यादेश बनाने की शक्तियां कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? 213, अनुच्छेद 213 के अंतर्गत इसकी ये शक्तियां आती हैं। तो ये कुछ गवर्नर संबंधित प्रश्न है। ब्रिटिश भारत के किस प्रांत में राजस्व एकत्रित करने के लिए रैयतवाड़ी प्रणाली लागू की गई थी? तो आपको पता होगा 3 तरीके की लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट या भू राजस्व प्रणालियां ब्रिटिश द्वारा विकसित की गई थी अलग अलग भारत के क्षेत्रों के लिए। सबसे पहले आई थी आपकी परमानेंट सेटलमेंट जो 1792-93 में आया था। लॉर्ड कॉर्नवेलिस उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, बल्कि स्पेशली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो टर्म उस समय हुआ करता था। बात करें अगर परमानेंट सेटलमेंट की या स्थायी बंदोबस्त की, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी बोला जाता था, वो कहां पर आया था? तो वो आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आया था। प्रश्न में आपसे पूछा गया है रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी जो लाया गया था 1820 में हेक्टर और मुनरो के द्वारा, या रीड और मुनरो ने इसको डेवलप किया था। थॉमस मुनरो ने कहां पर? बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। तो ये दक्षिण भारत से संबंधित था। इसके अलावा तीसरी व्यवस्था का नाम क्या है? माहलवाड़ी। ये आपके पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में लागू किया गया था। आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक या सैडल चोटी। अब देखिए मैं आपको इसमें मैप में दिखा देता हूं। सैडल चोटी आपको पता होगा अंडमान जो द्वीप समूह है वो अलग अलग भागों में है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ठीक है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो ये जो चोटी पड़ती है, एक बार ये पूछा था, ये नॉर्थ अंडमान में पड़ती है। मैं मैप आपको दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। यहां पर आप देखेंगे पूरा मैंने मैप बना के डाला हुआ है इसमें। नॉर्थ अंडमान में आप यहां पर देखेंगे ये है सैडल पीक, ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है।
एक बार पूछ लिया था जो बैरन आइलैंड है वो किसके सामने पड़ता है, तो बैरन आइलैंड आपका मिडिल अंडमान के सामने पड़ता है। बैरन आइलैंड ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एकमात्र ज्वालामुखी है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, बैरन आइलैंड इंपॉर्टेंट है, ये पूछता रहता है। नॉर्थ, मिडिल, साउथ अंडमान, उसके बाद आपका लिटिल अंडमान। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान को क्या अलग करता है, दनकन पास अलग करता है, और अंडमान और निकोबार को क्या अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, एक प्रश्न और इससे बन जाता है, जो निकोबार आइलैंड है वो कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार में बटा हुआ है। एक बार पूछ लिया था कि जो माउंट थूलियर है, ठीक है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, माउंट थूलियर ये निकोबार के कौन से ग्रुप में है, तो ये ग्रेट निकोबार में पड़ती है, माउंट थूलियर या थूलियर चोटी, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा समझाना। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया है, तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसमें ही लिबर्टी, इक्वलिटी, फैटर्निटी का जो आदर्श वाक्य था उसको भारतीय संविधान ने लिया है, तो हमने फ्रांसीसी संविधान से लिया है। इसके अलावा जो रिपब्लिक या गणतंत्र का कॉन्सेप्ट हमने लिया है, क्योंकि हमारे संविधान को बोला भी जाता है सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। रिपब्लिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ आनुवांशिक या कह सकते हैं हम इसके हेरिडिटरी हेड नहीं है, मतलब हमारे यहाँ जन्म से किसी को या किसी एक वंश को शासन करने का अधिकार नहीं मिलता। हमारे यहाँ जो हेड है देश का वो इलेक्ट किया जाता है हर 5 साल में। तो रिपब्लिक हमारे यहाँ फ्रांस से ही हमने कॉन्सेप्ट लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कनाडा से हमने क्या लिया है, स्ट्रॉन्ग सेंडर या फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कनाडा से ही लिया है। कल हमने कनाडा के बारे में डिस्कस किया था जब हमने संघवाद डिस्कस किया था। निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है, तो देखिए मेथेन, इसमें कोई कार्बन का अपरूप नहीं है। ग्रेफाइट, हीरा और बकमिंस्टर फुलेरिन ये आपके कार्बन के तीनों अपरूप है। निम्नलिखित में से कौन सा टेनिस ग्रैंड स्लैम नहीं है, ऑस्ट्रेलियन ओपन है, विंबलडन है, रोलैंड गैरो आपका क्या है, फ्रेंच ओपन। पहले से ही देख लेते हैं, अभी चर्चा में है फ्रेंच ओपन। इस बार किसने जीता है, कार्लोस अल्काराज ने, 2024 का अभी संपन्न हुआ है 5-6 दिन पहले। और महिलाओं का किसने जीता है, ईगा स्वियाटेक ने। तो ये आपका करंट अफेयर से लिंक हो गया। तो ये आपके जो है विंबलडन जो है ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ये हार्ड कोर्ट का टूर्नामेंट है। रोलैंड गैरोस किस पर खेला जाता है, रेड सॉइल या लाल मिट्टी का टूर्नामेंट ये खेला जाता है। अगर बात करें सबसे पुराने टूर्नामेंट इन तीनों में से कौन है, विंबलडन सबसे पुराना है, 1877 में इसकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद बात करें अगर एक और टूर्नामेंट है, देखिए 3 तो ये हैं, 4 टूर्नामेंट आपके टोटल, ये माफ कीजिए बताना मैं भूल गया, 4 टोटल टूर्नामेंट आपके ग्रैंड स्लैम में आते हैं। 3 ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, रोलैंड गैरोस है, और एक है आपका यूएस ओपन। तो सबसे पुराना आपका विंबलडन है, इसके बाद आपका है यूएस ओपन 1881 का, फिर है फ्रेंच ओपन 1891 में फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुई, और उसके बाद है ऑस्ट्रेलियाई ओपन जिसकी शुरुआत होती है 1905 में। तो ये आप अगर हो सकता है आपसे पूछे सबसे पुराना कौन सा है, तो विंबलडन सबसे पुराना है। सबसे नया कौन सा है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन सबसे नया है। ठीक है, तो हमारा जीएस का सेक्शन यहां पर खत्म होता है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पीपीपी की कौन सी लेयर लिंक स्थापना के लिए उत्तरदायी होती है, तो आपका एलसीपी लेयर इसके लिए उत्तरदायी होती है। ओएसआई का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ऑप्शन ए। इंटरनेट के उपयोग हेतु मॉडेम से मॉडेम कनेक्शन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है, तो किसमें टेलीफोन लाइन का उपयोग होता है, डायल अप कनेक्शन में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे वेब एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो यूआरएल को, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन ए। शब्द डीएनएस का पूर्ण रूप क्या है, यह भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो डीएनएस का क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ऑप्शन बी। 71वां, यदि आप किसी ईमेल का उत्तर दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा फील्ड स्वचालित रूप से भर जाता है, तो टू और फ्रॉम जो फील्ड है ये स्वतः रूप से अपने भर जाते हैं। गूगल क्रोम में नए टैब को खोलने के लिए हम क्या दबाते हैं, कंट्रोल टी दबाते हैं, इंपॉर्टेंट है। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है, तो क्रीपर को पहला कंप्यूटर वायरस माना जाता है। एमएस डॉस पीसी के लिए पहला बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, तो इसके एमएस यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ब्रेन जो है पहला बूट सेक्टर वायरस है। मैककैफी किसका उदाहरण है, तो मैककैफी आपका कैस्परस्काई वगैरह जितने भी हैं, कोई खील, ये सब क्या है, एंटीवायरस है, ऑप्शन डी।
मालवेयर एक प्रकार का क्या है, तो इसको मलिशियस सॉफ्टवेयर बोला जाता है। मालवेयर का मिलाकर ही बनता है MAL माल और वेयर सॉफ्टवेयर का, तो मलिशियस सॉफ्टवेयर। ECS निम्नलिखित के लिए रखा जाता है, तो ECS आपका किसके लिए माना जाता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ऑप्शन ए। 78वें की बात करें, IBM तथा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित फॉर्मेट कौन सा है, तो ये है वेव, ऑप्शन ए। GIF, जो GIF इमेजेस होती हैं जो मूव करती हैं, फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ऑप्शन डी। एक ऐसा एप्लीकेशन जो आपको सेल फोन पर संदेश भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है, तो क्या है आपका MMS, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, आप उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ प्रश्न देखते हैं। घोषिताराम जहां बुद्ध कुछ समय के लिए रुके थे, कहां पर स्थित था, तो घोषिताराम जो विहार है ये कौशाम्बी में स्थित है। कौशाम्बी को बौद्ध और जैन धर्म दोनों से संबंधित माना जाता है और दोनों ही जगह के लोग इसको रिवर या सम्मान देते हैं। बात करें कौशाम्बी से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए महाजनपद तो आप रट के जाइए, महाजनपद की राजधानी बहुत आती है, तो कौशाम्बी जो महाजनपद है, कौशाम्बी जो जगह है कौन से महाजनपद की राजधानी था, तो ये वत्स महाजनपद की राजधानी था। मैप में भी मैं आपको दिखा देता हूं, इसकी लोकेशन आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए गंगा जमुना के संगम पर आपको पता है इलाहाबाद स्थित है, उसके पास ही आपका कौशाम्बी ये वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, राजधानियां बहुत आती हैं मैचिंग में। इसके अलावा अगर और कुछ बात करें तो एक बहुत फेमस किंग यहाँ के हुए हैं उदयन, ठीक है। उदयन एक राजा थे, बहुत ज्यादा इतिहास में आप अगर आपने प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा हो उसमें लगातार इनसे प्रश्न बनते रहते हैं। और अशोक का देखिए जो पिलर था पहले, वो पिलर यहीं पर था, और जिस पर समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट हरिसेन ने भी प्रयाग प्रशस्ति लिखी है, वो पहले यहीं हुआ करता था। इसको बाद में जहांगीर ने उठवाकर इलाहाबाद के किले में एस्टेब्लिश कराया था, तो वो पहले यहीं पर था। तो यही कुछ कौशाम्बी से संबंधित फैक्ट्स हो गए। आगे चलते, तो कुछ लोकगीत दिए हुए हैं, उसमें पूछा गया है ये किस किस समय या किस किस से संबंधित है। तो जो चौथी है, चौथी आपका एक मौसमी गीत है। कजरी जो है, कजरी भी मौसमी गीत है और ये विवाह के उत्सव पर भी गाया जाता है। रसिया आपको पता है ब्रज रीजन का, जिसमें रासलीला वगैरह या श्री कृष्ण और उनकी गोपियों के संबंधी सारे बातें बताई जाती हैं, वो है। और सोहार जो है आपका ये एक संस्कार गीत है। तो इससे मिला लीजिए आप, इसमें क्या ऑप्शन आपका सही होगा, ए। इनमें से क्या उत्तर प्रदेश में नहीं है, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है, बनारस में। अस्सी घाट ये भी वहीं है। आगरा का किला ये है ही। विक्टोरिया मेमोरियल आपका कहां पर है, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, और वेस्ट बंगाल के भी कोलकाता में स्थित है। अगरिया, बेगा तथा भुइया अनुसूचित जनजातियां उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें मुख्यतः निवास करती हैं, तो ये सोनभद्र में निवास करती हैं। ललितपुर में कल हमने देखी थी, कौन सी थी, सहरिया। अगला, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो उर्दू भाषा के विकास के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना की गई है, कब, 1972 में। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है, इंग्लिश में इनको बोला जाता है जोनल काउंसिल्स। तो देखिए जोनल काउंसिल जो है ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं था। जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 1956 में, फजल अली कमीशन जिसको आप बोलते हैं, इसमें देखिए क्या कहा था, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की बात हुई थी। उसके तहत ये जोनल काउंसिल का प्रोविजन किया गया था। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद या सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है। टोटल आपकी इस एक्ट के तहत 5 जोनल काउंसिल बनाई गई थी, ईस्ट जोनल काउंसिल, वेस्ट जोनल काउंसिल, नॉर्थ जोनल काउंसिल, साउथ जोनल काउंसिल और सेंट्रल जोनल काउंसिल। बाद में नॉर्थ ईस्टर्न एक्ट या नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल एक्ट 1971 के तहत नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व के राज्यों के लिए एक अलग जोनल काउंसिल बनाई गई। तो वर्तमान में टोटल 6 जोनल काउंसिल स्थापित हुई हैं। पूरा उसका फैक्ट मैंने आपको बता दिया। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद में आता है। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन ये किससे संबंधित है, तो ये कुपोषण से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में डैश हेतु शबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी, हमने ये पहले कवर किया है। इसमें भी जो मुख्य उद्देश्य क्या है, महिलाओं को कुपोषण से बचाना। 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में
किस जनपद में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? देखिए एक का नहीं, अब आप 2011 इसको कर लीजिए, 11 के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। 11 में जो सबसे ज्यादा आपका है वो है गाजियाबाद का। ठीक है, 3,971 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में वहां पर निवास करते हैं, इसको आप याद रखिएगा। गाजियाबाद के बाद जो नंबर है वो है वाराणसी का। टॉप के 3 आपको बता देता हूं और इसके बाद नंबर है लखनऊ का। तो ये 2011 के हिसाब से 3 टॉप के जिले हैं। एक का अगर आप जानना चाहें तो एक का मैं बता देता हूं, वाराणसी में सबसे ज्यादा था। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी? तो बाबू शिव प्रसाद गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1921 में की थी। अब इसको महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। कब इसका नाम बदला गया है? 1995 में इसका नाम बदल दिया गया है। और अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात करें, बीएचयू की, जो अब आईआईटी भी है, इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी। सॉरी, 1916। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में है आपका हुलास। हुलास है हमारा सहारनपुर में। ठीक है, जो आलमगीरपुर है, जो आपकी सबसे पूर्व की साइट है हड़प्पा घाटी की, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, उसके थोड़ा सा पीछे ये पड़ता है। बात करें रोपड़ की, रोपड़ पंजाब में पड़ता है, बनावली हरियाणा में पड़ता है, मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है। मैं इसका मैप आपको दिखा देता हूं, मैप में चीजें और क्लियर होंगी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगर हैं। ये देखिए आलमगीरपुर, और यहाँ पर इसके ठीक वेस्ट में है, वेस्ट क्या बल्कि नॉर्थ में है हुलास। ये सहारनपुर में पड़ता है। अगर 4 की बात करें तो ईस्ट वेस्ट में सबसे ईस्ट की जो साइट है वो है आलमगीरपुर, नॉर्थ में है आपका मंडा, वेस्ट में पड़ता है ये रहा सुक्ता जंडोर, और साउथ में पड़ता है दायमाबाद। ठीक है, ये आपका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की पूरी बाउंड्री है। नीचे दायमाबाद आपको दिख भी जाएगा, यहाँ पर है दायमाबाद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट है। लोथल आप सबने पता ही होगा, लोथल में क्या था? डॉकयार्ड या बंदरगाह था। ठीक है, कुछ फेमस जो साइट है। बात करें अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट साइट कौन सी हैं, दो, तो ये रही आपकी मोहनजोदड़ो, ये है आपकी हड़प्पा। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे थी? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी, डी.आर. साहनी सर ने की है, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में आर.डी. बनर्जी सर द्वारा की गई है। मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहां से हमें विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। तो ये कुछ संबंधित फैक्ट्स हैं जो लगातार पूछता रहता है। एक ये पूछ लेता है, वो भी बता देता हूं, याद आ गया तो, कि कौन से हड़प्पा के शहर से हमें वाटर कंजर्वेशन या जल संरक्षण की तकनीक के साक्ष्य मिलते हैं? तो धौलावीरा। धौलावीरा आपकी गुजरात की एक साइट है, यहां पर आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। इसमें अगर है, ये रही आपकी धौलावीरा। ठीक है, तो रण ऑफ कच्छ में पड़ती है, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है। आगे चलते हैं। जनरथ नाम दिया गया है, तो काफी इंपॉर्टेंट रिपीटेड प्रश्न है। जो लोअर कॉस्ट की एसी बस सेवा उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाई थी, उसको यह नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो एकमात्र जिला है आपका ललितपुर, जहां पे आपको यूरेनियम देखने के लिए मिलेगा। यूरेनियम आपका कहां पर यूज होता है? पावर प्लांट्स वगैरह में बिजली बनाने के लिए यूज किया जाता है। 92 यूरेनियम 235। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ताला उद्योग अलीगढ़ ठीक है, कालीन भदोही ठीक है, चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर में नहीं है, चूड़ी उद्योग आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद की स्थापना किसने की है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा फिरोजाबाद शहर की स्थापना की गई है। चिकन उद्योग, ये लखनऊ का बहुत फेमस है, चिकनकारी। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर किसमें प्राप्त की है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की है। टोटल 12 5 ईयर प्लान आए थे, 2017 में लास्ट था, 2012 से 2017 तक का। उसके बाद आपको पता है प्लानिंग कमीशन को हटाकर अब क्या कर दिया गया है? नीति आयोग बना दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश ने लगभग 10.8% की ग्रोथ रेट हासिल की थी। 96 उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। तो देखिए, देश में 2 रक्षा गलियारों की बात 2018 में की गई थी, जब बजट पेश किया गया था। एक था साउथ में तमिलनाडु में, और एक था आपका भारत के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। ये क्षेत्र ऐसे हैं जो थोड़े कम विकसित थे, लेकिन यहाँ पर अच्छी इंडस्ट्रीज की पोटेंशियल था, इसलिए सरकार ने यहाँ पर रोजगार सृजित करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर की बात की थी। मैप में मैं आपको दिखाता हूँ दोनों डिफेंस कॉरिडोर, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा कि कौन कौन से शहर इससे जुड़े हुए हैं। तो ये है आपका दक्षिण भारत का पहला डिफेंस कॉरिडोर, चेन्नई, होसूर, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली। तो ये 5 सिटीज इससे जुड़े हुए हैं, जो आपके देखेंगे तमिलनाडु के
या मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं। बात करें उत्तर प्रदेश वाले डिफेंस कॉरिडोर की, तो यहां पर आपको दिखेगा उत्तर प्रदेश में कानपुर, लखनऊ, अलीगढ़, आगरा, झांसी और चित्रकूट। तो तमिलनाडु में 5 सिटी जुड़ी हैं, उत्तर प्रदेश में 6 मेन डिस्ट्रिक्ट इससे जुड़े हैं जो डिफेंस कॉरिडोर यहां पर विकसित किया जा रहा है। तो इसमें से प्रश्न आपसे यह बन सकता है कि कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है या कौन सा शहर इसमें शामिल नहीं है, तो ये आप यहां से देख लीजिए। आगे चलते हैं। ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किस उपागम को अपनाया गया है? तो समग्रता उपागम, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है होलिस्टिक अप्रोच, यानी पूरा चहुमुखी विकास करने के लिए या पूरा एक तरह से समग्र विकास के लिए हमने अपनाया है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ये भी रिपीटेड प्रश्न है। ट्यूबवेल से सबसे ज्यादा सिंचाई उत्तर प्रदेश में होती है, क्योंकि जो नहर की व्यवस्था है वो बहुत ज्यादा डेवलप हमारे यहाँ भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। धान, मक्का और गेहूं का क्रॉप साइकिल। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो लखनऊ के पास आपने देखा होगा मलिहाबाद वगैरह में बहुत शानदार दशहरी आम पैदा होते हैं, और जो दशहरी आम है यहाँ का इसको GI टैग भी मिला हुआ है। इसके अलावा रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी के जो मैंगोज हैं जिसको हापूस आम भी बोला जाता है, ठीक है, अल्फांसो बोलते हो आप इंग्लिश में, ठीक है, अल्फांसो मैंगो, इसको भी GI टैग मिला हुआ है, ये भी बहुत फेमस है। तो यही हमारे आज के सारे 100 प्रश्न थे। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा होगा, और जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए वो आपको पसंद आए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।